तो दूसरा आदमी था, वो भी लंबी छोड़ता था, बहुत लंबी। तो उसने कहा मेरे दादी के पास इतना बड़ा बम्बू है, दादी का दिल नहीं लगता तो चांद से खेलती थी, हिलाती थी, चांद तारों को हिलाती थी। तो दूसरे शख्स ने कहा कि बस अच्छा ये बता दे कि वो बम्बू तेरे दादी कहाँ रखती थी? तो उसने कहा तेरे दादा के गली में। आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस के लोग भी आएंगे और आकर आपसे कहेंगे कि ओवैसी जहाँ कहीं जाता है वहाँ पर वोट काट देता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आरजेडी कांग्रेस के लोगों से, ज़रा ये तो बताइए कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से आपने एक सीट पर भी कामयाबी क्यों हासिल नहीं की? 40 सीट में एक सीट पर कांग्रेस कामयाब होती है, और कामयाब इसलिए होती है क्योंकि वहां पर किशनगंज में हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब 3 लाख वोट लेते हैं। 3,25,000 जेडीयू का कैंडिडेट लेता है और 3,50,000 कांग्रेस का कैंडिडेट लेता है। अगर अख्तरुल ईमान नहीं लड़ते तो वो सीट पर भी हार जाते। मेरा सवाल उन लोगों से है जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, अरे तुम में ताकत नहीं है नरेंद्र मोदी को हराने की, हम में ताकत है, हराएंगे। 5 साल पहले धोखा देकर झूठ बोलकर वोट हासिल किया, अब फिर आ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी देखते हैं कि आरजेडी कांग्रेस की तरफ से अब ऐलान हो गया कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। तो दिल्ली में बैठे दिल्ली के बादशाह नरेंद्र मोदी ने कहा तुम 10 लाख दोगे तो मैं 19 लाख दूंगा। ये कोई मजाक है? बिहार में आज बिहार में स्कूल में टीचर नहीं है। नौजवान बच्चा अगर डिग्री का कोर्स करना है 3 साल में तो 5 साल लग जाते हैं उसको। अगर ये नौकरियां हैं तो क्या कोई पुलिस का आदमी डॉक्टर बन जाएगा? क्या कोई डॉक्टर पुलिस का काम करेगा? क्या कोई टीचर की नौकरी पर पुलिस वाला जाकर बच्चों को पढ़ाएगा? जब तक बिहार में शिक्षा के लिए काम सही नहीं होगा उस वक्त तक बिहार के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। हम आपसे वादा कर रहे हैं, ये लोग तमाम दूसरी पार्टियां चाहे जेडीयू हो, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस हो, ये फ्री की बात करते हैं, ये आपको फ्री में मच्छी देने की बात करते हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम आपको मच्छी पकड़ने का हुनर सिखा देंगे, वो हुनर आपको कामयाब करेगा। बीजेपी के बारे में क्या बोल सकते हैं? आपके बेगूसराय के एमपी साहब भी हैं, नरेंद्र मोदी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार को आते हैं और बिहार को आकर बिहार के आपने विकास क्या किया, बीजेपी और जेडीयू ने उसकी बात नहीं करते। ये नहीं बोल सकते कि कितने टीचर्स को आपने अपॉइंट किया। स्कूल में बिहार के प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल्स में आखिरी बार टीचर को नौकरी मिली 2013 में। उसके बाद से आज तक टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं होता। जो मौजूदा टीचर अपने हक के लिए लड़ते तो नीतीश कुमार की सरकार ने उनको रोड पर लाकर उनको पुलिस के जरिए लाठियों से उनको मारा और पीटा। ये बात नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मगर बिहार को आए तो इनको पाकिस्तान याद आ गया। बिहार को आए तो इनको ओवैसी याद आ गया। हम पूछना चाहते हैं कि हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना योगी? हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी के बाद जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि भारत हमारी सरजमीन है। हम पाकिस्तान को ठुकरा दिए
मगर इनको अभी भी इनके ख्वाब में पाकिस्तान आता है। ये अजीब बात है। जो कोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता है वो उसकी तरफ उंगली उठा के बोलते हैं कि नहीं, इसको देश से मोहब्बत नहीं है। मैं उन लोगों से बोलने आया हूं, मैं उन लोगों से कहने भी आया हूं कि याद रखो, देश बड़ा है, नरेंद्र मोदी छोटा है। देश बड़ा है, ओवैसी उसके सामने राई का दाना भी नहीं है। अगर मेरी पहचान है तो मेरे देश से है। मगर अगर कोई ये कहेगा, अगर कोई बीजेपी जेडीयू का ये कहेगा कि नहीं नरेंद्र मोदी देश है, तो मैं नरेंद्र मोदी को, देश बड़ा है, हम सब देश के छोटे हैं, हमारी पहचान देश से है। मेरी पहचान या मोदी की पहचान से देश नहीं बन सकता। देश था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। 15 साल नीतीश कुमार को आपने दे दिए, पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। और याद रखिए मेरी इस बात को, ये नीतीश कुमार का आखिरी जिंदगी का इलेक्शन है। इसके बाद वो रिटायर होकर घर में आराम से। और बीजेपी 2 घोड़ों की सवारी कर रही है। एक घोड़ा जेडीयू, दूसरा घोड़ा एलजेपी। और नरेंद्र मोदी ये देख रहे हैं कि कौन सबसे पहले पहुंचेगा, उसको छोड़कर दूसरे पे कूद के बैठना चाहते हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम बीजेपी के ख्वाब को चूर करके रखेंगे। और बिहार में अब की बार मुख्यमंत्री बनेगा तो उपेंद्र कुशवाहा बनेगा इंशाअल्लाह। और आपके इस विधानसभा से अगर कोई विधायक एमएलए बनेगा तो हमारे गोरेलाल राय साहब बनेंगे। इनको तमाम लोगों की ताईद हासिल है। ये सब के नुमाइंदे हैं। ये सिर्फ एक तबके के या एक कम्युनिटी के नहीं है। इनको सबका आशीर्वाद मिल रहा है। सब लोग इनको अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। और सब कोई एक बदलाव चाहता है, यहाँ से बदलाव चाहते हैं ताकि ऐसा विधायक मिले जो आपके दरमियान में रहे, जो आपके गम को समझे। बताइए, साल के 4 महीने इस विधानसभा में पानी रहता है। कितनी बदबख्ती की बात है, कितनी अफसोसनाक बात है कि देश को आज़ाद होकर 70 साल हो गए, मगर इस विधानसभा में लोग जब बाढ़ आती है तो 2-2, 3-3 महीने ऊपर ऊंचे मुकाम पर जाकर रहते हैं। ये हम तमाम के लिए शर्मिंदगी की बात है कि आज अगर भारत तरक्की कर रहा है तो इस विधानसभा में बाढ़ के बंद का काम क्यों नहीं होता। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप हमारे कैंडिडेट गोरेलाल राय साहब को कामयाब करिए। ये जो मसले मसाइल आपके बहुत ज़्यादा हैं, एक सच्चा और मेहनती आदमी जो आपके गरीबों के गम को समझ सकता है, जो आपके दरमियान में रह सकता है, जिसका ओढ़ना और बिछोना आपको आराम पहुंचाना है, जिसकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि इस विधानसभा में वो तमाम चीज़ें आपको मिले जो पटना में मिलती है। इंशाअल्लाह उस विधानसभा में आपको हम पहुंचाएंगे। तो मेरी आपसे फिर आखिर में ये भी गुजारिश है कि हमारे विजय पासवान साहब को बकरी से भी कामयाब करिए। और हमारी बहन संजू कुमारी जो RNSP के कैंडिडेट हैं, इनको भी कामयाब करिए। मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि इन तीनों की कामयाबी हमारी सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। आपने 15 साल RJD को वोट दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। 15 साल आपने नीतीश कुमार बीजेपी को वोट दिया, आप उनका रिकॉर्ड देख रहे हैं। ये 10 लाख 19 लाख के चक्कर में मत आइए। नरेंद्र मोदी अगर 19 लाख नौकरियों का वादा बिहार में कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए, पहले 15 लाख तो दे दीजिए हमको। जो 1.5 करोड़ नौकरियों का वादा नरेंद्र मोदी ने किया था, कितने नौकरियां मिली अब तक? कुछ नहीं मिला। ये 10 लाख और 19 लाख की बातें करके ये बिहार के गरीब आवाम को चूना लगाने की बातें कर रहे हैं। तो बिहार की जनता बड़ी बाशऊर है, मैं जानता हूं। और मैं आपको एक बात समझाने के लिए कहना चाहता हूं कि हैदराबाद, हम अब एक लतीफ़ा है, लतीफ़ा यह है कि 2 बड़े
ताकतवर लोग थे, बड़े बड़े दौलतमंद खानदान के लोग थे, तो उन दोनों को बड़ी आदत थी लंबी लंबी छोड़ने की, बहुत दूर दूर तक छोड़ते थे। तो दोनों एक जगह जमा हुए और एक जगह, और किसी ने उसमें से कहा कि मेरे दादा के पास इतनी जमीन है कि नेपाल के बॉर्डर तक मेरे दादा की जमीन है। उसने कहा कि मेरे दादा के घर का कमरा इतना बड़ा है कि उसमें वो एक कमरा 4 एकड़ के ऊपर है। फिर उसने कहा कि मेरे दादा के पास एक ऐसी गली है, अगर कोई उस गली में चला गया तो वापस आने तक वो बूढ़ा हो जाता। तो दूसरा आदमी था, वो भी लंबी छोड़ता था, बहुत लंबी लंबी। तो उसने कहा मेरे दादी के पास इतना बड़ा बंबू है कि नेपाल के पास अगर चांद नजर आया तो दादी उसको खींचकर अपने घर के सामने ला लेती। फिर उसने कहा कि मेरी दादी के पास वही बंबू से जब मेरे दादी का दिल नहीं लगता तो चांद से खेलती थी, हिलाती थी, चांद तारों को हिलाती थी। तो दूसरे शख्स ने कहा कि बस अच्छा ये बता दे कि वो बंबू तेरे दादी कहाँ रखती थी? तो उसने कहा तेरे दादा के गली में। तो ये 10 लाख 19 लाख ये सब होने वाले चीजें नहीं है। जरूरत किस बात की है कि जब बाढ़ आए तो आपको राहत मिले, रोड मिले, स्कूल मिले, डीलर में करप्शन ना हो, शौचालय में करप्शन ना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में करप्शन ना हो, अस्पताल में डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, नर्स हो, दवा हो, ये चीजें बुनियादी काम इंशाअल्लाह गोरेलाल यादव साहब करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इनका निशान पतंग है, पतंग छाप पर बटन दबाइए। और हमारी बहन संजू कुमारी जो बेगूसराय से और विजय पासवान बकरी से, इनका निशान सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन चलेगा, आसमानों में पतंग भी उड़ेगी इंशाअल्लाह ताला, और बिहार में एक नई तब्दीली आएगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज।